हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 पूरी ख़त्म कर ली है। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल वे में सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, थोड़े दिनों के अंदर मैं एक वन शॉट वीडियो भी डाल दूंगा सबके एक साथ मिला के, जिससे कि आपको बार बार अलग अलग क्वेश्चन की वीडियो ढूंढनी ना पड़े। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2, लेकिन डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने वहाँ पर कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो अब होता क्या है, पहले तो किताब के अंदर भी है और इंटरनेट के ऊपर भी बहुत इजीली अवेलेबल है वो टेबल, लेकिन फिर भी हम लोगों को वो टेबल याद नहीं हो पाती है। तो मैं आप लोगों को एक तरीका सिखाऊंगा, जिस तरीके से मैंने वो अपने आप सीखी थी और हमारे टीचरों ने हमको सिखाई थी। बस वही सेम तरीका मैं आपको फॉलो कराऊंगा, जिससे कि आप भी सीख जाएं। ठीक है, मैं बहुत कम कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी चीज़ रटनी पड़े। वैसे मैंने प्रिंटेड टेबल भी ऐड कर रखी है पीपीटी के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाऊंगा टेबल की टेबल बनती कैसे है। तो बच्चों, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं वो ज़्यादा नहीं है। वैसे तो अगर आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आपको वो सब वैल्यू भी निकालनी पड़ेंगी जो इस टेबल के अंदर नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा क्लास 10th है, क्लास 10th के अंदर हमको उन्हीं वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा जिनकी वैल्यू हमारे पास टेबल के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, चलिए टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 0 डिग्री, यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और आखिरी में आता है 90 डिग्री। तो बच्चों, हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 90 डिग्री तक ही हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से आने वाले टाइम पे जब क्लास 11th के अंदर जाएंगे, तो आप लोगों को वहाँ पे 145 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको 180 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो उनके कुछ अपने तरीके होते हैं, उनसे वो निकल सकता है। वैसे अगर हम लोग अगर 2-3 साल या पहले की बात करें, क्लास 10th के अंदर ही, या फिर अगर आप पुरानी किताबें देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, सीबीएसई ने थोड़ा सा सिलेबस जो है वो कट कर दिया है, तो आपके लिए सिर्फ इन्हीं वैल्यू को पढ़ना है, इसके बाहर आपके पास वैल्यू नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका साइन थीटा, मतलब कि साइन। यहाँ पर आएगा आपका कॉस, इधर आएगा आपका टेन, यहाँ पर आएगा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यहाँ पर आएगा सेक, और इधर आएगा आपका कॉट। ठीक है, अब देखो, आपको सिर्फ पहली लाइन याद करनी है, मतलब कि साइन की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आप सारी की सारी अपना आप ही निकाल देंगे। ठीक है, देखते हैं साइन की वैल्यू क्या होगी। मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो, साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और साइन 90 कितना होता है? साइन 91 होता है। मतलब कि जो साइन की वैल्यू होगी वो कम से कम 0 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो 0 और 1 के बीच में ही होंगे। तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और साथ में 1। ठीक है, तो क्या हुई लाइन? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, 3-4 बार आपको ड्रॉ करके देखनी पड़ेगी, आपको तभी याद आएगी ये। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको करा रहा हूँ और आपको ये तुरंत याद हो जाएगी, ऐसा नहीं है बच्चों। जब हमने भी इस टेबल को याद किया था, तो हमने भी 4-5 बार इस टेबल को ड्रॉ किया था, तभी हमको भी ये टेबल समझ में आई थी। ठीक है, तो आपको भी ऐसे बार बार इसको ड्रॉ करते रहना है और अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको याद हो जाएगी। तो साइन की वैल्यू हुई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और साथ में आके 90 पे 1। ठीक है, कॉस में कुछ नहीं करना है, बस इसका उल्टा लिख देना है। मतलब कि जो वैल्यू 90 की होगी वो यहाँ पे 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो बस उल्टा कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा हमारा 1/2 और फिर आ जाएगा 0। ठीक है, टेन क्या करते हैं? अब देखो, टेन जो होता है ना, टेन का अपना एक फॉर्मूला होता है। टेन को मैं बोल सकता हूँ साइन अपॉन में कॉस, मतलब कि ऊपर आ जाएगा साइन और नीचे आ जाएगा कॉस। तो मेरे को यहाँ पे टेन निकालना है, मतलब कि टेन 0 निकालना है। तो टेन 0 कितना होगा? टेन 0 होगा मेरे पास साइन 0 अपॉन में कॉस 0। मैंने यहाँ पे साइन 0 निकाला, कितना है? साइन 0 है 0 और कॉस 0 कितना है? 1, और 0/1 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है आपको टेन 30। तो टेन 30 निकालने के लिए आप लेंगे यहाँ पे साइन 30 अपॉन में कॉस 30। साइन 30 कितना है? साइन 30 है आपके पास 1/2 और कॉस 30 कितना है? वो है आपके पास √3/2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचा? 1/√3।
ये आ गई आपकी tan 30 की वैल्यू। अब निकालते हैं tan 45। तो जब tan 45 निकालूंगा तो tan 45 होता है हमारे पास sin 45 अपॉन में cos 45। sin 45 है मेरे पास 1/√2 और cos 45 भी है कितना मेरे पास 1/√2। तो इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 1/1, मतलब कितना बचेगा 1 बचेगा। अब निकालना है मेरे को tan 60। जब tan 60 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin 60 अपॉन में cos 60, मतलब कि ये हो जाएगा आपके पास sin 60 और ये हो जाएगा आपके पास cos 60। तो यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर बचा √3/1, मतलब कितना बचा √3 बचा। ठीक है, अब आखिरी में निकालना है tan 90। तो tan 90 कितना होगा sin 90 अपॉन में cos 90। तो sin 90 है हमारे पास 1 और cos 90 है मेरे पास 0। देखो बच्चों, फ्रैक्शन के अंदर ऊपर 0 आ सकता है, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर कभी भी 0 नीचे नहीं आएगा। अगर कभी भी फ्रैक्शन में 0 नीचे आ रहा है मतलब कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। समझ में आ गया? इतना ही है। अब देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कॉसेक। अब कॉसेक मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जो कॉसेक होता है वो आपका साइन का उल्टा होता है। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। अब देखो अब निकाल रहे हैं कॉसेक। जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब कि साइन जो होता है वो अगर मैं उसको उल्टा करूंगा तो वो बन जाएगा 1/कॉसेक। मतलब कि अगर सपोज साइन की वैल्यू a है तो कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/a, मतलब इस तरह से हो जाएगा। और अगर कॉसेक की वैल्यू 1/a है तो साइन की वैल्यू अपने आप उल्टी हो जाएगी, मतलब कि 1 नीचे आ जाएगा और a ऊपर चला जाएगा। बस वही यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा है 0। अब हमको पता है कि यहाँ पे 0 लिखा है, 0 कब आ रहा होगा जब इसके अपॉन में 1 लिखा हुआ होगा, मतलब कि ये तो साइन की वैल्यू हुई। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगी हमारी कॉसेक की वैल्यू, मतलब कि जब कॉसेक की वैल्यू निकालूंगा तो ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा। और नीचे कभी 0 आता नहीं है, मतलब कि हमारी पहली वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ 30 की वैल्यू, तो उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा 2/1, मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2। यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3। और यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे मतलब कितना लिखा है, ये लिखा है हमारा 1/1। उल्टा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब निकालते हैं सेक। जो सेक होता है वो आपका कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे लिखा है 1। जब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कॉस 30 कितना है √3/2, तो यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी उल्टा कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा √2 और अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पे लिखा है 1/2, इसका भी उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 और अपॉन में 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये आ जाएगा आपका 2। अब देखो यहाँ पे लिखा है 0, मतलब कि ये कुछ इस तरह लिखा होगा 0/1। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसका उल्टा करूंगा तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। और हमको पता है फ्रैक्शन के अंदर 0 कभी भी नीचे नहीं आता, मतलब कि ये हो जाएगा आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब निकालना है कॉट। कॉट को निकालेंगे, कॉट होता है हमारा 10 का उल्टा, तो यहाँ पे जब 0 अपॉन में आएगा तो ये भी हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। यहाँ पे इसको निकालेंगे tan 30 का क्या है 1/√3 होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 1 है तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होता है। यहाँ पे लिखा है √3, मतलब कि ये ऐसे लिखा होगा √3/1। जब इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/√3। और यहाँ पे लिखा है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि नीचे 0 होगा ऊपर 1 होगा, यही तो होगा नॉट डिफाइंड। जब इसका उल्टा करेंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 0। समझ में आ गया? तो बच्चों ये टेबल थी जो आपको बार बार रिपीट करनी है और बार बार अपने हाथ से इसको ड्रॉ करके देखना है। और जितनी बार भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे उतनी बार आपको टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी कम से कम। मतलब ये सोच लेना, अगर क्लास 10th के अंदर आपको इस क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं करनी तो कम से कम 20 से 25 बार इस टेबल को आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 या 2 बार ड्रॉ करेंगे उनको टेबल याद हो जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10 बार भी इसको टेबल को बनाएंगे तो भी वो याद नहीं कर पाएंगे। तो ये उन्हीं के लिए ट्रिक है एक तरह की कि बार बार लिख के देखो, अपने आप ही याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मेहनत करो, आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। ठीक है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, इस देश को संभालना है आप लोगों को, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पर ये टेबल भी ड्रॉ कर रखी है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपको बना के दिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने वो खुद बना के दिखाई है। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60।
अब देखो मेरे को टेबल याद है तो मैं तो डायरेक्ट करूंगा, आपको टेबल याद नहीं है तो आप इसको टेबल खोल के सामने से देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60 होता है मेरे पास √3/2 इंटू कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है मेरे पास √3/2, ये भी इतना होता है। प्लस में कितना आ जाएगा, साइन 30 होता है मेरे पास 1/2 और कॉस 60 होता है मेरे पास 1/2। जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो देखो फ्रैक्शंस के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन a/b इंटू में c/d। फ्रैक्शन में अगर इस तरह से फ्रैक्शन लिखे हैं और बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब कि ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेगा। अगर ये नंबर ऐसे कट रहे होंगे ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, और अगर नहीं कट रहे होंगे तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखा है √3, यहाँ पे लिखा है √3, मतलब कि √3 इंटू √3 अपॉन में 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, प्लस में 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 और 2 टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, देखो जब √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह लिखे जाएंगे, एक बड़ा अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू √3 अपॉन में आ जाएगा 4, प्लस में आ जाएगा 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे हमको पता है कि यहाँ अंडर रूट के अंदर है और अंडर रूट के अंदर 2 नंबर का पेयर बन रहा है, मतलब कि 3 उठ के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/4 और ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है हमारा लाइक फ्रैक्शन, मतलब कि नीचे का नंबर सेम है, तो यहाँ पे नीचे का नंबर सेम है मतलब कि ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4 और ऊपर का नंबर उतार देंगे सेम ऐसा का ऐसा ही, ये आ जाएगा हमारे पास 4/4। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। बच्चों हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे लिखा है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 को ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे, इंटू आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा है tan² 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस में अब देखो यहाँ पे लिखा है cos² 30, मतलब कि cos 30 होता है हमारे पास √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, फिर लगा है माइनस, और यहाँ पे लिखा है साइन 60। साइन 60 भी कितना होता है, ये भी होता है आपका √3/2, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस में यहाँ पर भी कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। देखो ये 3/4 प्लस का है, ये 3/4 माइनस का है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, बच कितना गया 2 इंटू 1, मतलब कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 2। अब हम सॉल्व कर रहे हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है हमारे पास cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। तो हमारे पास cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अब sec 30 निकालने से पहले हम निकालेंगे यहाँ पे cos 30, क्योंकि cos जो होता है वो sec का उल्टा होता है, तो cos 30 होता है हमारे पास √3/2। तो sec 30 कितना हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा हमारे पास 2/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। ठीक है, साइन लगा है प्लस का तो प्लस आ जाएगा, बाद में लिखा है cosec 30, तो cosec जो होता है वो हमारा साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे साइन निकाल लेते हैं, तो साइन 30 होगा हमारे पास 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब ऊपर का नंबर तो सेम रहेगा, नीचे लिया जाएगा एलसीएम, तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2√3 अपॉन में आ जाएगा √3। ठीक है, देखो बच्चों जब भी फ्रैक्शन के अंदर कुछ इस तरह की टर्म आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखी है a/b और यहाँ पे लिखा है c/d, मतलब कि ये एक अलग फ्रैक्शन है और ये एक अलग फ्रैक्शन है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे ऊपर के नंबर को सबसे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और बीच के नंबर को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि यहाँ पर सबसे ऊपर वाले नंबर को सबसे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले नंबर को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू 1 अपॉन में, यहाँ पर √2 को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ, अंदर आ जाएगा 2 प्लस में 2/√3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये आ जाएगा √3 इंटू 1 √3 अपॉन में आएगा 2√2 प्लस में 2√3 इंटू √2। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2 और ये √2 बाहर कॉमन है, मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2√2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास √3 अपॉन में 2√2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा हमारे पास √3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा है, मैंने इस √3 को यहाँ पे लिखा है
और ये 2√2 तो बाहर कॉमन चला गया था, तो इस 2√2 को यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से मैंने कॉमन लिया है। अब आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों वैसे अगर यहाँ तक भी इसका आंसर छोड़ेंगे आप तो भी ठीक ही है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अंदर इस आंसर को थोड़ा सा और आगे निकाल रखा है, मतलब कि रैशनलाइज भी कर रखा है। अब हम समझते हैं कि रैशनलाइज मतलब क्या होता है। देखो, रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि सपोज जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और अपॉन में अंडर रूट आ जाए इस तरीके का, मतलब कि √3 आ जाए, √5 आ जाए, √2 आ जाए, तो इसको ऐसा बोलते हैं कि अंडर रूट कभी भी अपॉन में नहीं आता, मतलब कि अपॉन से अंडर रूट को हटाना पड़ता है। और अंडर रूट ऐसे हटता नहीं है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे √3 लिखा है तो √3 से ही यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, ये √3 और √3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा √3, मतलब कि सॉल्व होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं रैशनलाइज कर देना। सपोज अगर ये इस तरह लिखा हुआ हो 1/√2 -1, तो ऐसे केस में क्या करेंगे रैशनलाइज करने के लिए, ऐसे केस में नंबर वही रहेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, इसी को बोलते हैं रैशनलाइज कर देना। ठीक है, बस वही काम यहाँ पे हम लोग अब करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे करते हैं इसको रैशनलाइज। तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास √3/2√2 ब्रैकेट √3 प्लस, तो पहले रैशनलाइज करते हैं इस ब्रैकेट वाले को, इस 2√2 को बाद में कर देंगे, पहले √3 + 1 को करते हैं रैशनलाइज। तो कैसे करते हैं रैशनलाइज, नंबर सेम रहेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1, अपॉन में भी आ जाएगा √3 - 1, बस इतना ही करना होता है। इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 × √3, मतलब कि पहले इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर बाद में इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √3 × √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, माइनस का √3 × 1 कितना हो जाएगा √3, अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है 2√2, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखो a - b × a + b, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 8th के अंदर, a - b × a + b। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a² - b² का। तो यहाँ पर ये 2√2 तो ऐसा कैसे उतर जाएगा, देखो ये लिखा है a, ये लिखा है b, ये लिखा है a और ये लिखा है b, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a² - b²। बस इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a², तो ये आ जाएगा हमारे पास a² - b²। ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे ये आएगा 3 - √3 अपॉन में 2√2 और 3, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3 - √3 अपॉन में 2√2 इंटू में 3 - 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे इतना बचेगा 3 - √3 अपॉन में 4√2। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे रैशनलाइज। तो यहाँ पे लिखा है √2, तो इस √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो ये आएगा 3 - √3 अपॉन 4√2, और हमको रैशनलाइज करना है तो √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3√2 माइनस √6 अपॉन में 4 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने यहाँ तक इस आंसर को निकाल रखा है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही स्लो तरीके से और हर चीज़ आपको बता के इस क्वेश्चन में कराई है, कहीं पर भी क्वेश्चन को मैंने बहुत फास्ट या बहुत ज़्यादा अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगाए हैं, जो आप लोगों को पता है सिर्फ वही करा है इसके अंदर। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों सिंपल ही है, बस यहाँ पे क्या है थोड़ी वैल्यूज ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री की, इस चक्कर से क्या है यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अपना आप ही डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में अगर आप इसको सिंपल कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको एलसीएम लेना आता होगा तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। तो sin 30 जो होता है वो होता है हमारे पास 1/2 प्लस tan 45 होता है हमारे पास 1 माइनस cosec 60 निकालना है। तो cosec 60 निकालने से पहले आप निकालो sin 60। तो sin 60 होता है हमारे पास √3/2, तो cosec 60 जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2/√3। ऊपर वाला हमने सॉल्व कर दिया, अब करते हैं नीचे वाला सॉल्व। ये लिखा है sec 30, तो sec 30 निकालने से पहले आप निकालो cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2,
तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3। फिर लगा है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर है cos 60। cos 60 होता है आपके पास 1/2 प्लस में cot 45 निकालने के लिए आप निकालो पहले tan 45 और tan 45 होता है हमारे पास 1, तो cot 45 भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुटिंग कर दी है। बस अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर √3 है, तो हमको नीचे का नंबर सेम करना है, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल देंगे, जो निकल कर आएगा 2√3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने जो एलसीएम निकाला है वो निकल कर आया 2√3, लेकिन यहाँ पर 2 है, मतलब कि इस 2 को इसके जैसा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा √3 से। जब यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2√3 है, तो इसको सेम बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2√3 से। और जब यहाँ पर 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आना चाहिए 2√3, लेकिन यहाँ पे लिखा है √3, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे करना है। तो यहाँ पर आया हमारे पास √3 × 1, ये आ जाएगा हमारा √3 प्लस 2√3 × 1 कितना आ जाएगा, प्लस का 2√3, और यहाँ पर लगा है माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस 2 2 जार 4। ये हमने ऊपर का सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते हैं नीचे का। देखो यहाँ पर भी 2 लगा है और √3 लगा है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, ये आ जाएगा 2√3। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे √3 लिखा है, हमको बनाना है 2√3, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर लिखा है 2, तो यहाँ पे करूंगा √3 से, और यहाँ पे लिखा है 1, तो यहाँ तो पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, जब यहाँ पे √3 से करूंगा तो यहाँ पे √3 से करना पड़ेगा, और जब यहाँ पे 2√3 से करना पड़ेगा तो यहाँ पर 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों में ये एलसीएम ले रहा हूँ, आप लोगों को ये आना भी चाहिए क्योंकि ये क्लास 8 का टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने जब सॉल्व किया तो आ जाएगा 2 2 जार 4 प्लस √3 × 1 कितना आ जाएगा, √3, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2√3। ठीक है, अब देखो इस 2√3 से ये 2√3 तो खत्म हो जाएगा, बच कितना गया, ये बच गया आपके पास √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये बनकर आ गया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है √3, यहाँ पे लिखा है 2√3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3√3 माइनस 4 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि √3 कभी अपॉन में आता नहीं है और √3 को हटाना है हमको, तो यहाँ पे कर देंगे रैशनलाइज। तो जैसे ही रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे लिखा है √3 माइनस 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ये था ना सॉल्व करने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3√3, बस साइन चेंज हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा। ये हमने कर दिया रैशनलाइज। देखो ये बन रहा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना बन रहा है, ये है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने कल भी ये फॉर्मूला आपको बताया था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा है तो उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3√3 का होल स्क्वायर, मतलब कि a², और माइनस में आ जाएगा b का स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा है 3√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा है ये 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3, ये जो लिखा है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और √3 कितना हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 9 3 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 3√3, सेम चीज यहाँ पे जो यहाँ पे सॉल्व करी, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 27 प्लस में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ये आ जाएगा 24√3, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 7 में 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 30 37 40 43, यह आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बहुत सारी हैं। जो आपका ये साइन 30 है, 1045 है, इन सब के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने आप ही डिफिकल्ट हो गया। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप इसको थोड़ा आराम से करेंगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट डिफिकल्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? डिफिकल्ट पार्ट ये है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो ये लिखा है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम लेना आता होगा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मेरी एक प्लेलिस्ट है कैलकुलेशन बूस्टर नाम की, वहाँ पर मैंने आपको एलसीएम लेना सिखा रखा है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वहाँ पे डाउट हो तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं इतना डिटेल में आपको नहीं करा सकता, क्योंकि और बच्चे भी होते हैं जिन बच्चों को ये चीज़ें पहले से आती हैं। अगर मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता रहूँगा तो उन बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर निकालते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 कितना होता है? cos 60 होता है हमारे पास 1/2, मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखा है 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो सेक निकालने से पहले कॉस निकालो। कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3, और उसका भी क्या हो रहा है? 2/√3, और उसका भी क्या हो रहा है? होल स्क्वायर हो रहा है। माइनस में आ जाएगा 10 स्क्वायर 45, 10 45 1 होता है, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अपॉन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2, और उसका भी क्या हो रहा है? होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4, प्लस में 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/3, माइनस में 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। अपॉन सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4, प्लस में √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1/4, ये आ जाएगा आपके पास 5/4, प्लस में कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, अपॉन में कितना आ जाएगा? 3, माइनस का 1 तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ उसको। ये लिखा है 1/4 प्लस 3/4, लाइक फ्रैक्शन है तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 4, ये आ जाएगा 1 प्लस 3। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब कि नीचे अगर सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का सॉल्व कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो नीचे का नंबर सेम करना पड़ेगा। तो 4 और 3 का ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 और 3 में दोनों में आता हो? तो 12 है, मतलब 12 ही क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए? तो 3 से करूंगा। जब 3 से यहाँ पे करा है तो 3 से यहाँ पे करना पड़ेगा। 3 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए? 4 से करूंगा, तो 4 से यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 1 ही लिखा है, तो यहाँ पे इसको 12 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 12 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो। ये आ जाएगा 5 3 जार 15, प्लस में आ जाएगा 16 4 जार 64, माइनस में आ जाएगा 12। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 3 अपॉन में 12, आंसर निकल के आ जाएगा 67/12। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 से सिंपल था, क्योंकि यहाँ पर √3 वगैरह नहीं लगे थे, यहाँ पे सिंपल आपका आंसर निकल के आ रहा था। और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि tan 30 कितना होता है। तो देखते हैं। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम पूरे क्वेश्चन में इसी को प्लेस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू tan 30 लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, फिर अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यही लिखा था। आगे सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में, जब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये सॉल्व होगा हमारे पास 3 प्लस 1/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 4/3। देखो जब भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, यहाँ पर 2 बार अपॉन लगा हो, मतलब एक बार अपॉन इसके अपॉन में है, एक बार 4 के अपॉन में है,
तो क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वालों को बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से 2 इंटू 3 अपॉन में √3 इंटू 4। जब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से ये कट जाएगा, 2 2 ज़ार, तो आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन में √3 या 2√3 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी तो बहुत ख़राब सा आ गया है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इस 3 को, जो 3 लिखा है, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास ऊपर √3 इंटू √3 अपॉन में आ जाएगा 2√3, और इस √3 से ये √3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा √3/2। और ये वैल्यू हमने कहाँ पर पढ़ी है, ये वैल्यू हमने पढ़ी है साइन 60 पे। क्यों, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, साइन 60। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1 - 10² 45 अपॉन में 1 + 10² 45। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि 1045 कितना होता है। तो 1045 होता है बच्चों हमारे पास 1। तो इसी को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1045 की वैल्यू होती है 1, 1 का आ जाएगा स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 1 + 1045 1, और 1 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन में 1 + 1। 1 - 1 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा 2। और किसी भी 0 के अपॉन में कोई नंबर होता है तो वो 0 ही आता है, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब 1090 होता है हमारे पास नॉट डिफाइन। ठीक है, 1 तो इसका आंसर है नहीं। साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हुआ, ऑप्शन डी इज द आंसर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन की मदद लेंगे और बारी बारी से ऑप्शन को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर पुट करता हूँ ऑप्शन नंबर बी और देखता हूँ आंसर कितना निकल कर आता है। ठीक है, लेट टेक ऑप्शन बी। ठीक है, मैं ऑप्शन बी को लेके पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, और a की जगह पे 30 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन 60, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 30। ठीक है, जब साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होती है हमारे पास √3/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2। यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास √3/2 इज इक्वल्स टू 1। क्या ये आपस में बराबर है, आप कहेंगे बराबर नहीं है, तो मैं कहूँगा LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। अब मैं ट्राई करता हूँ ऑप्शन नंबर ए को, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं हेडिंग लेट टेक ऑप्शन ए। ठीक है, इस बार ऑप्शन ए पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए। ठीक है, यहाँ पर साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन इंटू 0। अब क्या करेंगे, जब ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 0, और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 0। ठीक है, हमको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 0। तो ये देखो 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब कि जो मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर सी भी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे आपका आंसर निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan² 30। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो हमारे पास जो tan 30 होता है वो होता है 1/√3। तो इसी को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू tan 30। tan 30 होता है 1/√3, इसको ऐसे पुट कर देंगे, फिर आएंगे अपॉन में, यहाँ पर लिखा है 1 - 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3, अपॉन में कितना आएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, तो ये निकल के आएगा 2 अपॉन √3, यहाँ पे लिया जाएगा LCM। ठीक है, तो ये आएगा 3 - 1 अपॉन में 3।
और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर 2-2 अपॉन होते हैं, मतलब इसके 2 के अपॉन में √3 है और इस 2 के अपॉन में 3 है, तो सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वालों को बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 × 3 अपॉन में आ जाएगा √3 × 2। ठीक है, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना है, बच गया है हमारे पास 3 अपॉन में √3। अब हमको पता है इस 3 को मैं √3 × √3 लिख पाऊंगा, तो मैं ऊपर वाले 3 को लिखूंगा √3 × √3 और नीचे का √3 तो ऐसा का ऐसा ही लिखा है। तो मेरे को पता चल रहा है, तो मैं देखूंगा कि इस √3 से ये √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिंपल √3। और आपको बताना है √3 की वैल्यू कहाँ पर होती है, √3 की वैल्यू होती है 1060 पे, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1060। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इफ 10a + b इज इक्वल टू √3, मतलब कि उसने कहा कि 10a + b की वैल्यू कितनी है √3 है और 10a - b की वैल्यू है 1/√3, जिसमें उसने कहा है कि जो a + b है वो आपका 0 से बड़ा होगा और a + b जो है वो आपका 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और साथ साथ उसने ये भी कहा है कि जो a है वो b से बड़ा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो हमारी अप्रोच होगी, पहले उसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा है 10 a + b इज इक्वल्स टू √3 और यहाँ पर लिखा है 10 a - b इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर कभी 10 लिखा आ जाएगा, कभी यहाँ पर साइन लिखा आ जाएगा, कभी कॉस लिखा आ जाएगा, मतलब कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से इस 10 को हटाना पड़ेगा, मतलब कि काटना पड़ेगा। अब ये ऐसे तो कटेगा नहीं, तो ये कैसे कटेगा, हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसके इज इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इसके इज इक्वल्स टू में लिखा है √3, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको ये ध्यान लगाना पड़ेगा कि 10 की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है। तो आप कहेंगे कि √3 वैल्यू जो होती है 10 की वो होती है 1060 डिग्री पे, मतलब कि 1060 कितना होता है √3 होता है और 1030 कितना होता है 1/√3 होता है। देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है √3 और यहाँ पे लिखा है 1/√3, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि 10a + b तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इस √3 को मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि ये लिखा है 1060 डिग्री। ठीक है, जिसमें यहाँ से ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास a + b, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो ये बचेगा मेरे पास a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेम चीज़ यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है 10a - b इज इक्वल्स टू 1/√3, जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10a - b इज इक्वल्स टू 1030 डिग्री, जिसमें इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास a - b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर a + b निकाल दिया, अब मैंने यहाँ पर a - b निकाल दिया। बच्चों आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई, और इसको अप्लाई क्यों कर रहे हैं, जिससे कि मैं यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू को फाइंड कर सकूँ। तो यहाँ पर लिखा है a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और यहाँ पर लिखा है a - b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड के अंदर वो नंबर कट जाता है जो दोनों के दोनों सेम होते हैं, बस उसके साइन जो है अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये a के साइन तो दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, लेकिन जो मेरा b है वो एक प्लस का है और एक नेगेटिव का है, तो यहाँ से b मेरा कट जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचेगा a + a कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 60 + 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 90/2। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45, मतलब कि मैंने a को फाइंड कर लिया, a निकल कर आया 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपनी a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दूंगा। तो पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, जिसमें a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 45 + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री।
तो यहाँ से जब मैं b की वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये 45 इधर जाएगा इज इक्वल्स टू के, और ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का, तो मेरा b निकल कर आ जाएगा 15। ठीक है, तो मैंने यहाँ से a भी निकाल दिया, मैंने यहाँ से b भी निकाल दिया। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने a को निकाला है 45 और b को निकाला है 15, और क्वेश्चन के अंदर ये अपना भी प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से, तो यहाँ पर a मेरा b से बड़ा है, मतलब कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है और हमको अपना आंसर को जस्टिफाई करना है, बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करनी है, बस क्या करनी है, वैल्यू पुटिंग करनी है। जो भी वैल्यू आपने अब तक पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल आपने बनाया था उसके अंदर जो वैल्यू आपने पढ़ी है उनमें से कोई भी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, अपना आंसर निकालो। अगर वो सही आता है दोनों जगह पे, मतलब कि LHS इज इक्वल्स टू RHS इक्वल आता है, मतलब कि वो ट्रू है, और अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं आता है, मतलब कि वो फॉल्स है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस ऐसी वैल्यू मत ले लेना। सपोज आपने बोला कि मैंने A को मान लिया 30 और B को आपने मान लिया 45। ठीक है, वैसे ये भी गलत नहीं है, लेकिन सपोज आपने मान लिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर A की जगह पे 30 पुट कर देंगे और B की जगह पे 45 पुट कर देंगे, और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे ये निकल के आ जाएगा आपके पास साइन 75। और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के अंदर हमने 75 की वैल्यू अब तक कहीं पे पढ़ी ही नहीं है, तो इसलिए हमको इस तरह की वैल्यू नहीं माननी है, हमको वो वैल्यू माननी है जिसको ऐड करने के बाद हमारे पास वो वाले टेबल के अंदर जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल वैल्यू मानता। सपोज मैं मानता कि A को मानता मैं 0 और B को मानता मैं 30। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा साइन, A को मैंने माना है 0 और B को माना है मैंने 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स में आ जाएगा मेरे पास साइन A कितना है 0 और B कितना है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जब इसको मैं ऐड करूँगा तो ये निकल के आ जाएगा साइन 30, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स में साइन 0 प्लस साइन 30। अब यहाँ पर हमको पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 0 की वैल्यू होती है मेरे पास 0, और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होगी मेरे पास 1/2। आप कहेंगे भाई यहाँ पर 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है, मतलब कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। आप कहेंगे ये तो ट्रू है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि अगले ही केस में मैं इसको आपको गलत प्रूफ करके दिखा दूंगा। चलिए अब देखते हैं अगला केस क्या है। तो अगला केस है मेरे पास, पहले क्वेश्चन लिखा था मेरे पास साइन A प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन A प्लस साइन B, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगली वैल्यू को मैं मान रहा हूँ यहाँ पर। पहले मैंने A को माना था 0 और B को माना था मैंने 30 डिग्री, तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ इस बार A को 30 मान रहा हूँ और B को मान रहा हूँ मैं 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये साइन A कितना है, मेरे पास A है 30 और B है मेरे पास 60। यहाँ पर आ जाएगा साइन A 30 है और B कितना है साइन 60। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, ये निकल के आ जाएगा साइन 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 90 इक्वल्स में आ जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, और साइन 30 कितना होता है, वो होता है 1/2, और साइन 60 कितना होता है, वो होता है √3/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा मेरे पास √3 + 1/2, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा है, मतलब कि ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू √3 + 1। क्या ये आपस में बराबर आ रहा है, आप कहेंगे नहीं, मतलब आप कहेंगे यहाँ पे कि जो मेरा LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा फॉल्स। आपने पहला केस देखा था, पहले केस के अंदर आपने निकाला कि ये ट्रू था, और दूसरे केस के अंदर आपने निकाला कि ये मेरा फॉल्स है। तो बच्चों ऐसा होता है कि अगर एक बार भी गलत चीज़ आ जाएगी निकल के तो हम गलत ही मानते हैं। ठीक है, सपोज आपने क्या करा, 100 कोविड के पेशेंट थे, आपने 100 कोविड के पेशेंट को वैक्सीन लगाई, 99 लोगों के अंदर कोई अंतर नहीं आया, कोई मतलब कोई भी उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन जैसे ही आपने 100वें पेशेंट के अंदर कोविड की वैक्सीन लगाई, उस पेशेंट की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, वैक्सीन को वहीं पर ही
सीज कर देंगे और बाद में वो वैक्सीन किसी को लगाई नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे एक आदमी की डेथ हो गई। तो वही बात यहाँ पर लगेगी कि जहाँ तक ट्रू आ रहा है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही फॉल्स आ जाएगा ना, वहीं पे हम रुक जाएंगे और हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स। समझ में आपको मेरे ख्याल से आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखें, समझ में आपको आ जाएगा। और अभी हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर वो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। सब यहाँ पे आता है 0 डिग्री, यहाँ पे आता है 30 डिग्री, यहाँ पे आता है 45 डिग्री, यहाँ पे आता है 60 डिग्री, और यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। साइन 0 पे वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 पे कितनी होती है? 1/2 होती है। साइन 45 पे कितनी होती है? 1/√2 होती है। और साइन 60 पे कितनी होती है? √3/2 होती है। और 90 पे कितनी होती है? 1 होती है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ी, मतलब पहले 0 डिग्री आया, फिर 30 डिग्री आया, फिर 45 डिग्री आया, फिर 60 डिग्री आया, और फिर आखिरी में 90 डिग्री आया। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके वो 90 डिग्री तक गया, मतलब कि मेरा थीटा बड़ा है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि साइन 0 पे जो वैल्यू मेरी 0 थी, 90 पे जाके वो 1 हो गई, मतलब कि 0 से स्टार्ट हुई और 1 तक गई। हाँ, तो वो सही कह रहा है कि जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ट्रू, साइन थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाती है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर उसने बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ पर बात हो रही है कॉस थीटा की, और वो बोल रहा है कि जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ पे लिखते हैं कॉस, यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, फिर आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री, फिर आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री, और फिर आएगा 90 डिग्री। मेरे को पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो मेरा साइन का उल्टा होता है। मतलब कि अगर साइन थीटा के अंदर 90 पे 1 आ रहा था, तो कॉस के अंदर 1 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आता है √3/2, और यहाँ पर आएगा मेरे पास 1/√2, यहाँ पर आएगा 1/2, और यहाँ पे आएगा 0। तो आप देख रहे होंगे कि कॉस की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री पे कितनी है? 1 है। और 90 डिग्री पे कितनी है? 0 है। तो आप देख रहे होंगे 1 से 0 की तरफ गई, मतलब कि वैल्यू क्या हुई है? वैल्यू मेरी डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? वैल्यू मेरी डिक्रीज हुई है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, वैल्यू तो मेरी डिक्रीज हो रही है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने बोला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। उसने बोला है कि जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, उसकी सारी की सारी वैल्यू इक्वल होती है। तो इसको प्रूफ ही कर लेते हैं एक बारी। वैसे आपको पता होगा उसका आंसर कितना है, लेकिन फिर भी मैं आपको, जिस बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा, उनको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू उतार के दिखा देता हूँ कितना कितना आंसर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हुआ 90 डिग्री। साइन और कॉस की अलग अलग निकाल लेते हैं। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 45 होता है आपके पास 1/√2। साइन 60 होता है हमारे पास √3/2, और साइन 90 होता है हमारे पास 1। ठीक है, और कॉस जो होता है वो बिल्कुल साइन का उल्टा होगा, मतलब कि 90 की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 0 की वैल्यू होगी, मतलब कि इधर से उल्टा लिख देंगे ऐसे करके बस कॉस के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब आप मेरे को देख के बताओ, क्या साइन और कॉस की वैल्यू हर जगह इक्वल है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, और यहाँ पर इक्वल नहीं है। मतलब कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो थीटा 45 डिग्री पे तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पर इक्वल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने टेबल आपको इसलिए बना के दिखाया है जिससे कि आप साथ साथ इसे कंपेयर भी कर सकें। और क्वेश्चन बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब कि अगर यहाँ पर जैसे लिखा है कॉट ए, और वो बोल रहा है कि अगर मैं ए को 0 डिग्री पुट कर दूँ, मतलब कि मैं इसको बोलूँ कॉट 0 डिग्री, तो ये कॉट 0 डिग्री जो है ये नॉट डिफाइंड बोल रहा है।
तो हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हमको अपने आंसर को जस्टिफाई करके बताना है। तो मेरे को पता है कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, मतलब कि सपोज अगर मैंने कहा कि tan अगर 3/4 लिखा हुआ है तो जो कॉट होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो tan जो है tan का उल्टा कॉट होता है, और tan का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है मेरे पास साइन अपॉन में कॉस। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से tan निकालता हूँ, उसके बाद में कॉट निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पुट करना है 0 डिग्री, तो मैं हर जगह 0 डिग्री ही लूंगा। तो मैं यहाँ बोलूंगा tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। हमको पता है साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल पाऊंगा कि tan 0 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 0/1 हो जाएगा, और जो कितना होता है 0 ही होता है। मतलब कि मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया कि जो tan 0 है वो 0 हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर tan नहीं निकालना है, मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर कॉट निकालना है। और कॉट क्या होता है, कॉट हमारा tan का उल्टा होता है। मतलब कि अगर मेरे को यहाँ पे कॉट निकालना है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेता हूँ कि 0 लिखा हुआ है, मतलब 0 के अपॉन में कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 लिखा हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब मेरे को निकालना है यहाँ से कॉट 0। तो जैसे ही मैं कॉट 0 निकालूंगा मैं यहाँ पे tan का उल्टा कर दूंगा, और जैसे ही मैं कॉट 0 निकालूंगा वैसे ही ये नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। बच्चों आपको इतना ध्यान रखना है कि 0 कभी भी अपॉन में नहीं आता है, ठीक है। मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। 0 ऊपर जा सकता है, जैसे यहाँ पे आ रखा है, ये कंडीशन सही है, लेकिन ये कंडीशन गलत है। अगर 0 अपॉन में आ गया है तो वो केस क्या हो जाएगा हमारा, वो केस हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा कॉट 0 जो है वो 1/0 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। मतलब कि हमारा आंसर कैसा है, हमारा आंसर इसका ट्रू है, क्योंकि कॉट 0 पर हमारा आंसर नॉट डिफाइन आ रहा है, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से भी कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा लेंथी करके समझाया है, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। और कल से बस मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.3 भी लेके आ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि हम फटाफट इसको खत्म करके फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।